हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 12th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट और यू कैन से बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सो दैट इज सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपसे बता देती हूँ कि सोल्यूशन क्या होता है। बेसिक बात करते हैं, व्हाट इज सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी के साथ मैं उसमें नमक, दैट इज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऐड करती हूँ और उसको स्टीयर करती हूँ। ठीक है, और वही ग्लास को अगर आपके सामने मैं लाके दिखाऊँ और आपसे पूछूं कि ये क्या पानी में कुछ मिला हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं, बिकॉज वाटर अभी भी आपको ट्रांसपेरेंट ही दिखने वाला है, मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो कैसा है कि सॉल्ट हमको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज सॉल्ट उस वाटर में कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है। क्या हो चुका है? डिजोल्व। दूसरी बात, सॉल्ट वाटर में ऐड करने के पहले उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था। जैसे आपने उसको वाटर में ऐड किया तो उसका फिजिकल स्टेट क्या हो गया? एक्वेस हो गया। मतलब यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फिजिकल स्टेट क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। ठीक है, नाउ कभी भी किसी भी मिक्सचर में अगर कंपोनेंट्स के फिजिकल फेजेस सेम हो जाए तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सिंस आप अपने नेकेड आई से सॉल्ट के पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे हो, दैट मीन्स सॉल्ट वाटर के अंदर जाते ही अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। ठीक है, वो बता नहीं रहा है कि देखो मैं हूं लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो सबसे पहले ट्रू सोल्यूशंस किसे हम कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं करते, या फिर आप कहोगे कि कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके सामने ट्रू सोल्यूशन दिया जाए तो ट्रू सोल्यूशन को आप सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, आप ये सब मेथड यूज करके ट्रू सोल्यूशंस के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। आप सोचोगे फिल्टर पेपर यूज करूँ और सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर लूँ, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है। ऑलराइट, सो ट्रू सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, ये आपको कंबाइन कर देना है सारे स्टेटमेंट। ट्रू सोल्यूशन, it is a homogeneous mixture in which individual component they lose their identity. Clear ये चीज? And true solutions, the component of true solutions cannot be separated in pure form by using simple physical methods. दूसरी चीज, अगर आप ट्रू सोल्यूशंस को थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड अगर छोड़ दोगे तो वहां पे पार्टिकल्स जो है वो बॉटम में सेटल होने वाले नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे हैव अक्वायर्ड द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू सोल्यूशन। नाउ क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर, सबसे पहले कवर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। वेपर प्रेशर, वैन ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वी विल स्टडी इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड द लास्ट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का कोर है, हार्ट है, जो हमको यहाँ पे पढ़ने का है। तो आज सॉल्यूशंस के बारे में भी और भी ज्यादा देखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सिंस वी रियलाइज दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, दैट मीन्स हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें। देखो, सॉल्यूशंस होते हैं प्राइमरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशंस होते हैं, क्वाटरनरी होते हैं। बाइनरी मतलब क्या? जिसमें 2 कंपोनेंट हो। टर्नरी मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें 3 कंपोनेंट हो। क्वाटरनरी मतलब जिसमें 4 कंपोनेंट हो। ठीक है, तो यूजुअली बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है? 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होगा सल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। सल्यूट उस कंपोनेंट को कहते हैं जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को कहते हैं जो एक्सेस या फिर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो, अगर आपके टेक्स्ट बुक में कहीं लिखा हुआ है कि आपके पास 40% एक्वस HCl सोल्यूशन है, तो इसमें सल्यूट कौन हुआ और सॉल्वेंट कौन हुआ? तो स्टूडेंट देखो, 40% HCl सोल्यूशन
ठीक है, परसेंटेज कितने होते हैं, 100% होगा, तो 100 में से 40% HCl है, तो रिमेनिंग क्या होगा, कुछ नहीं दिया है, मतलब देखो एक्वेस लिखा है, मतलब रिमेनिंग विल बी वाटर, वाटर विल बी द सॉल्वेंट. सो 40% HCl, दैट मीन्स सल्यूट विल बी योर HCl, सॉल्वेंट विल बी द वाटर. 40% अगर सल्यूट है तो 60% क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. ठीक है, नाउ इफ इट इज गिवन 60% HCl सोल्यूशन, देन सीधी बात है उल्टा हो जाएगा. ठीक है, 60% HCl, 50 से ज़्यादा है ना ये, तो HCl अब क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्यूट होगा. ऐसे नहीं कि वाटर सल्यूट नहीं हो सकता. देखो अगर आपके कंपोनेंट जिस कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, डेफिनेटली वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो कम है वो हमेशा क्या होगा, सल्यूट होगा. नाउ अगर आपको दिया है 50% इथेनॉल सोल्यूशन, अब तो यहाँ पे 50% अगर इथेनॉल है तो 50% क्या होगा, वाटर, और दोनों का ही फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है. तो यहाँ पे आप इथेनॉल को सल्यूट कह सकते हो, आप इथेनॉल को सॉल्वेंट भी कह सकते हो, वाटर को भी आप सल्यूट कह सकते हो, वाटर को आप सॉल्वेंट कह सकते हो, तो कुछ भी चलेगा. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर आता है 50% NaCl सोल्यूशन. नाउ आप अगर बोलोगे NaCl, यहाँ पे NaCl जो है वो क्या होगा, सल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. ऐसा क्यों हो रहा है, NaCl सल्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NaCl का, नमक का स्टार्टिंग में जो फिजिकल स्टेट था वो था सॉलिड स्टेट, वेयरएज वाटर जो था उसका फिजिकल स्टेट क्या था, लिक्विड था. तो ऐसे केस में आपको सॉल्यूशंस का फाइनल फिजिकल स्टेट देखना चाहिए. तो फाइनल फिजिकल स्टेट, नमक को जब पानी में मिला दोगे तो फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है. तो वाटर NaCl 50% अगर है भी तो भी आप इसको सल्यूट में बोलोगे, बिकॉज फिजिकल स्टेट फाइनल किसका है, लिक्विड है, और वाटर और NaCl में इनिशियल फिजिकल स्टेट लिक्विड किसका था, वाटर का था, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा और आपका सल्यूट क्या हो जाएगा, NaCl. ऑलराइट, 50% NaCl, 50% water. Alright, so let's start with the very first topic, that is concentration terms. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स सारे concentration terms को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक ग्रुप A और एक ग्रुप B. ग्रुप A में वो फॉर्मूलाज हम लिखेंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड हो, ग्रुप B में वो फॉर्मूलाज आएंगे जो मास रिलेटेड हो. ठीक है, अब वॉल्यूम रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. मतलब अगर आप टेम्परेचर में कोई बदलाव लेके आओगे, टेम्परेचर में कोई अगर चेंजेस लेके आओगे तो ये जो वैल्यूज़ है ये इनमें भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा. ठीक है, मास रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. दैट मीन्स इफ यू चेंज द टेम्परेचर, स्टिल यू विल गेट द आंसर, योर आंसर वोंट चेंज फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स. ऑलराइट, तो देख लेते हैं. टोटल यहाँ पे 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है. फर्स्ट है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन. क्लियर है. नाउ स्टूडेंट्स, सिंस ये चीज़ें वॉल्यूम रिलेटेड है और ये सिंस चीज़ें मास रिलेटेड है, अगर मान लेते हैं एग्जाम में आपको मोलैरिटी दी गई है और आपको मोलैलिटी के बारे में पूछा है, तो कभी भी याद रखो कि वॉल्यूम रिलेटेड चीज़ें से अगर आपको मास पे जाने का है, ठीक है, तो मास और वॉल्यूम को कनेक्ट करने के लिए आपको एक एडिशनल डेटा की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट एडिशनल डेटा इज कॉल्ड एज डेंसिटी. यू विल नीड डेंसिटी. अगर आपको मोलैलिटी दिया है, पूछा है मोलैरिटी बताओ, डेंसिटी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लगने ही वाला है. ठीक है, एक बार वापस नाम पढ़ लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सारे. परसेंट बाय वॉल्यूम डिनोटेड बाय परसेंट V by B, परसेंट बाय मास दैट इज W by W, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, एंड वन मोर इज देयर दैट इज फॉर्मैलिटी. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द परसेंट बाय वॉल्यूम. नाउ स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, ठीक है, मैं वापस एक बार पिछले इस पे जाती हूँ. यस, तो जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उसमें से मोलैलिटी एक इकलौता ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलैलिटी एक इकलौता ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का जिक्र होता है, बाकी सबके डिनोमिनेटर में सल्यूशन का जिक्र होगा. ठीक है, सबके न्यूमरेटर में हमेशा सल्यूट का जिक्र होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा सल्यूशन का जिक्र होता है.
मोलालिटी इट इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट का जिक्र होगा, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो परसेंट बाय वॉल्यूम। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखो यहाँ पे आप 2 एरो ऐसे बनाना, ऐसे एग्जाम में मत करना, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने लिखा है न्यूमरेटर, यहाँ पे आपने लिखा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमेशा सैल्यूट का जिक्र होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन का जिक्र होगा। नाउ परसेंट मतलब क्या होता है? 100। ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, मतलब क्या? सल्यूट का भी वॉल्यूम का बात करना है, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम का बात करना है। सल्यूट का भी वॉल्यूम का बात करना है, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम का बात करना है। ठीक है। नाउ लेबोरेटरी में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी भी अगर कोई लिक्विड आप से रिएक्शन करना चाहते हो तो उसे हम लीटर्स में नहीं लेते हैं। 1 लीटर 2 लीटर लिक्विड नहीं लगते, 5 लीटर 10 लीटर लीटर्स में, तो टाकी भर भर के लिक्विड्स नहीं लगती है, मिली लीटर्स में लगती है, छोटे यूनिट्स में लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे डेफिनेशन बताने का है परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, मतलब पूरे 100 ml सोल्यूशन के अंदर 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितना ml सल्यूट प्रेजेंट होगा। अगर 100 ml सोल्यूशन के अंदर 2 ml सल्यूट प्रेजेंट है तो सल्यूट की परसेंटेज कितनी होगी? 2% होगी। 100 ml सोल्यूशन के अंदर 5 ml अगर सल्यूट प्रेजेंट है तो सल्यूट का परसेंटेज कितना होगा? 5%। एग्जाम के मार्क्स के परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है। ठीक है, तो परसेंट बाय वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, बिकॉज दिस वैल्यू कैन चेंज, बट परसेंटेज निकालने के लिए सोल्यूशन के वॉल्यूम का आपको फिक्स लेना है। परसेंट मतलब 100 ले लोगे। अब डेफिनेशन देखो क्या आएगा। परसेंट बाय वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर 100 ml इट इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके टेक्स्ट बुक में कहीं लिखा हुआ है 20% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस इथेनॉल, 20% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस इथेनॉल, इससे आप क्या डेटा इंटरप्रेट कर सकते हो? 2 एरो बनाओ, यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सल्यूट, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन। 20% ये किसकी बात चल रही है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात चल रही है ना स्टूडेंट। 20% मतलब क्या? 20 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो 20% सल्यूट है ना, 20% इथेनॉल है, मतलब 100 ml में इथेनॉल 20 ml प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सल्यूट मिलता है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता चलता है। अगर आपको दिया हुआ है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, 40% H2SO4 है, करेक्ट है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो दैट मीन्स 40 ml ऑफ H2SO4, 40 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सीधी बात है, 100 ml में अगर 40 ml H2SO4 होगा तभी तो आप बोलोगे ना परसेंटेज ऑफ H2SO4 इज 40%। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर V वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, नीचे V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम की यूनिट ml, सो 40% मीन्स 40 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। एक और अगर मैं आपको बता दूं, मतलब अगर इधर x लिखा हुआ है, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस HCl फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स x ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। चलो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दो, अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर में हमेशा सल्यूट का जिक्र होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन का जिक्र होगा। ठीक है, और सिंस परसेंटेज है तो यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा? 100। सो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम, देखो इधर क्या है, V बाय V ना, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अगर आपको एग्जाम में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसमें आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आई से आई हैव 2 ml इथेनॉल एडेड इन 100 ml ऑफ वाटर, तो सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 2 ml प्लस 100 ml। ओके, सिंस ये जो फॉर्मूला है, ये जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये ग्रुप ए का था, सो विच क्लियरली सेज कि अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे अगर परसेंटेज V बाय V का आंसर निकालोगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग का आंसर आएगा, बिकॉज
With change in temperature, the volume changes. That's why the value of person V by V will change with change in the temperature. Clear? Alright, so in the coming lecture, I shall explain you the next concentration term one by one each. Okay, thank you.